सभी को नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक की कथा वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। नाटक के प्रमुख 7 तत्व माने गए हैं। उनमें से सबसे पहला है कथा वस्तु या कथानक, जो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। दूसरा है पात्र व चरित्र चित्रण। तीसरा है कथोपकथन या संवाद। चौथा है देश काल एवं वातावरण। पांचवा भाषा शैली। छठा है उद्देश्य और सातवां है अभिनेता। और कथानक या कथा वस्तु नाटक का प्रमुख तत्व माना जाता है। ये नाटक का वह तत्व है जिसके आधार पर संपूर्ण नाटक का भव्य प्रसाद खड़ा किया जाता है। इसके अभाव में नाटक की रचना संभव नहीं है। नाटक के अन्य तत्व इसी पर विकास पाते हैं। कथा वस्तु की घटना में प्रवाह, गति, जिज्ञासा एवं रोचकता का गुण आवश्यक है। कथा वस्तु का विकास इतना ही होना चाहिए जो 3-4 घंटों में अभिनीत किया जा सके। पाश्चात्य विद्वान विकास की दृष्टि से कथा वस्तु को 5 अवस्थाओं में विभक्त करते हैं। प्रारंभिक अवस्था, संघर्ष का विकास, चरम सीमा, संघर्ष का ह्रास और उपसंहार या निगति। भारतीय विद्वान इन्हें प्रारंभ, पर्यतन, प्राप्ताशा, न्याताप्ति और फलागम इन 5 नामों में अभिहित करते हैं। प्रस्तुत नाटक की कथा वस्तु अतीत भारत का स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त साम्राज्य के उस कालखंड से संबंधित है जब उसमें विघटन की स्थितियां पैदा हो गई थी। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त महेंद्रादित्य गुप्त साम्राज्य का सम्राट बना। वह विलासी प्रवृत्ति का शासक था। उसकी 2 रानियां थीं, देवकी और अनंत देवी। देवकी बड़ी रानी थी। इतिहास में बड़ी रानी का नामोल्लेख प्राप्त नहीं है, किंतु कोई नाम होना तो स्वाभाविक है। अतः नाटक में प्रसाद ने उसे अपनी कल्पना से देवकी नाम दे दिया। देवकी उदार मना नारी थी। उनका यह इतिहास सम्मत चरित्र नाटक में बरकरार है। स्कंदगुप्त उन्हीं का पुत्र था। महादेवी यानी महारानी का पुत्र होने के नाते गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी था, किंतु छोटी रानी अनंत देवी एक महत्वाकांक्षी नारी थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुमारगुप्त पूरी तरह अनंत देवी के अधीन हो गया था। अनंत देवी अपने पुत्र पुरगुप्त को गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिए कृत संकल्प थी। इसके फलस्वरूप देवकी एवं स्कंदगुप्त के विरुद्ध षड्यंत्रों और गृह कलह का सिलसिला शुरू हो गया था। यह एक इतिहास प्रसिद्ध तथ्य है कि अनंत देवी और भट्टार्क भिन्न भिन्न कारणों से स्कंदगुप्त के विरोधी थे। इतिहास में इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि अनंत देवी के स्कंदगुप्त विरोधी षड्यंत्र में भट्टार्क भी सम्मिलित था। प्रसाद ने नाटक के संघर्ष को तीव्रता प्रदान करने हेतु उनके सहयोगी की कल्पना भी कर ली है। इतिहास के साक्ष्यों को सुरक्षित रखते हुए प्रसाद अपनी सृजनात्मक कल्पना से ऐसे पात्रों और प्रसंगों की उद्भावना कर लेते हैं जिससे नाटक का देश काल और ऐतिहासिक बोध प्राणवान हो उठता है। स्कंदगुप्त में बहुत से ऐसे पुरुष पात्रों, स्थानों, प्रसंगों को अवतरित किया गया है जो काल्पनिक है, किंतु वे इतिहास के देश काल और वातावरण के विपरीत होने का आभास नहीं देते। वे देश काल और वातावरण की सामान्य दशा एवं सांस्कृतिक वैचारिकता को व्यक्त करने के माध्यम हैं। वे मानवीय जीवन के उस पक्ष को सामने रखते हैं जिनके विषय में इतिहास मौन रहता है। इस नाटक में खिंगल, प्रपंच बुद्धि, मुदगल, प्रख्यात कीर्ति आदि पुरुष पात्र प्रसाद की कल्पना की ही उपज है। नारी पात्रों में जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालती भी कल्पित पात्र है। इस प्रकार मालव द्वारा स्कंदगुप्त से सहायता मांगना, मालव पर हुणों का आक्रमण, अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि एवं भट्टार्क के षड्यंत्र से जुड़े प्रसंग जैसे शमशान भूमि का प्रसंग,
कुमा की रणभूमि में स्कंदगुप्त का लहरों में बह जाना, देवसेना तथा विजय का स्कंदगुप्त की ओर आकृष्ट होना, मातृगुप्त और कालिदास का एक ही पात्र होना, मातृगुप्त और मालिनी का प्रेम प्रसंग आदि नाटक के कथानक में गुथे हुए काल्पनिक प्रसंग ही हैं। उनका संबंध किसी न किसी रूप में पक्ष या प्रतिपक्ष के पात्र के रूप में स्कंदगुप्त के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रासंगिक कथाओं के रूप में नाटक में आते हैं। नाटक के साधे को निखारने में, उद्देश्य को रेखांकित करने में तथा नायक की फल प्राप्ति में बाधक या साधक बनकर नाटक के अंतर्बाह्य संघर्षों को गति देने में इनका अपना योगदान है। मूल कथा वस्तु का ताना बाना इतिवृत्त प्रधान बना रहता है। कल्पित पात्र और प्रसंग उसमें कोई ऐसी बाधा पैदा नहीं करते जिससे ऐतिहासिकता को क्षति होती है, अपितु वे देश काल के वातावरण को सजीव बनाते हैं, इतिहास के भीतर निहित संस्कृति को प्रकाशित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक सांस्कृतिक है। स्कंदगुप्त इसका ज्वलंत उदाहरण है। नाटक की वस्तु तत्व को प्रभावित करने वाले एक अन्य संदर्भ प्रेम प्रसंगों का है। इस प्रसंग की अंतर्वस्तु नाटक के मुख्य क्रिया व्यापार को कहीं अनुकूल तो कहीं प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हुई प्रारंभ से अंत तक संगठित थी। नाटक में प्रणय प्रसंगों से जुड़े मनोभावों को चित्रित करने में प्रसाद की गीतिधर्मी कल्पना शक्ति बहुत उद्वेलित हो उठती है। कथा वस्तु की गत्यात्मकता की उपेक्षा करके भी वे प्रणय अनुभूतियों और प्रेम आदर्शों को चित्रित करने के लोभ का स्मरण नहीं कर पाते हैं। स्कंदगुप्त के प्राय सभी अंकों में युद्ध के साथ प्रेम प्रसंग तथा ग्रह कलह की कथा व्यथा लिपटी हुई है। प्रसाद का यह विश्वास रहा है कि मानव जीवन में श्रेष्ठ गुण, मान, मूल्य नारी के कारण ही पृथ्वी पर टिके हुए हैं। इसलिए प्रस्तुत नाटकों में नारी चरित्रों के प्रेमादर्शों के माध्यम से प्रसाद ने भारतीय संस्कृति के उज्जवल आदर्शों को, मूल्यों को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। नारियों के प्रेम में जो उत्सर्ग, तप, त्याग, उच्चता, सौम्यता और क्षमताशीलता में मिलती है, वह भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। नाटक के नारी पात्र कमला, रामा, देवसेना, देवकी आदि के चरित्र में जो उत्सर्ग, उच्चता और सौम्यता लक्षित है, वे प्रसाद की दृष्टि में भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं। नाटक में विजया और अनंत देवी के रूप गर्व और वासनात्मक प्रेम का असत रूप चित्रित करके सत प्रेम को अधिकाधिक निखारने का प्रयत्न किया गया है। स्कंदगुप्त के 5वें अंक की योजना के अन्य उद्देश्यों के साथ एक उद्देश्य यह भी है कि असत नारी पात्रों जैसे विजया और अनंत देवी और पुरुष पात्रों भटार्क और सर्वनाग का हृदय परिवर्तन करके उन्हें राष्ट्रहित और राष्ट्र उद्धार के कार्यों में लगाया जा सके। स्कंदगुप्त में स्वयं स्कंदगुप्त जब मोहग्रस्त होते हुए देवसेना से कहता है, देवसेना, एकांत में किसी कानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कह दो। तो देवसेना अपनी शौर्य गर्भित प्रेम भावना का परिचय देती हुई कहती है, तब तो और भी नहीं, मालव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित न रहेगी। प्रसाद के सभी ऐतिहासिक नाटकों में इस धैर्य का रोमांस, प्रणव, प्रेमादर्श प्रकट हुआ। स्कंदगुप्त में श्रृंगार मूलक प्रेम की जो अंतर्धारा भई है, उद्देश्यों में उच्च मानव प्रेरित है, राष्ट्र प्रेम की संवेदना को तीव्र करने की हेतु है। इस दूरी से हटा हुआ प्रेम प्रसाद की नज़र में प्रेम का बेसुरा राग है और प्रसाद के नाटकों में, विशेषकर ऐतिहासिक नाटकों का एक विशेष उद्देश्य है। उनके माध्यम से वे भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा अभिव्यक्त करते हैं। इस नाटक के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार
और कर्म क्षेत्र में डटकर अपने कर्तव्य का पालन करना, संकुचित भावनाओं का परित्याग करके त्याग व बलिदान द्वारा कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना, इन दोनों के मध्य में राष्ट्रीय भावना ही कार्य कर रही है। उद्देश्य का अपना महत्व है, क्योंकि ये महान, इसकी प्राप्ति भी लेखक को पूर्ण सफलता मिली है। सामाजिकता पर इसका एक विशेष प्रभाव है। अब हम ये जो नाटक जो है उसमें स्कंदगुप्त का जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का जो स्कंदगुप्त नाटक है, इसमें बताया गया है कि स्कंदगुप्त नाटक गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त से संबंधित है, जिन्होंने 5वीं सदी में उज्जैन पर शासन किया था और भारत के उत्तर तथा पश्चिम के क्षेत्रों में विदेशी आक्रमणकारियों, शकों और हुणों के राज्यों को समाप्त किया था। वह समय एक और विदेशी हमलावरों से त्रस्त था, तो दूसरी ओर भारत के विभिन्न प्रांत आंतरिक कलह से ग्रस्त थे। इसी स्थिति का लाभ उठाकर शकों और हुणों ने भारत के काफी बड़े क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित करने में सफलता अर्जित कर ली थी। स्कंदगुप्त ने विदेशी आतताइयों से मुक्ति इसलिए प्राप्त की क्योंकि उसके मन में राज्य प्राप्ति की लालसा न थी, वरन राष्ट्र की सेवा करने और उसे दासता से मुक्त कराने की थी। इसके लिए उसने विभिन्न समुदायों और प्रांतों को एकजुट किया। प्रसाद के इस नाटक में इतिहास का यह चित्रण वर्तमान समय की चुनौतियों से प्रेरित था। देश में राष्ट्रीय चेतना के विस्तार के लिए जरूरी था कि लोग धर्म, क्षेत्र, भाषा और जातिगत भेदभावों से ऊपर उठे। बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के कला का लाभ जिस प्रकार हुणों ने उठाया, वैसा ही लाभ हिंदू मुस्लिम कला का अंग्रेज उठा रहे थे। राष्ट्रीय चेतना के इसी संदर्भ का विश्लेषण इस इकाई में किया गया है और इस प्रकार हमने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त की कथा वस्तु के बारे में पढ़ लिया है।